नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की तरफ से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कर रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जंतर मंतर पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के साथ ही प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए आने जाने वाले लोगों और वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। अधिकारियों की तरफ से लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है और सीजेपी की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी की तरफ से विभिन्न मुद्दों को उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जंतर मंतर पर सीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन स्थल पर अभिजीत दीपके, जो कि संस्थापक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो भी पहुंच गए हैं। हालांकि पहले परमिशन नहीं दी जा रही थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर, लेकिन उसके बाद पुलिस ने परमिशन दे दी है और आज जोरदार प्रदर्शन जंतर मंतर पर सीजेपी का देखने को मिल रहा है। देखिए साहिल जी, 9:40 पे इनकी फ्लाइट थी जिसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लैंड किया है और अर्जी तो इनकी कल ही पहुंच चुकी थी पार्लियामेंट थाने में। और उसमें ये कहा गया था कि आपके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनके साइन होने हैं, उनसे हम पूछेंगे तब इजाजत देंगे। वो भी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है क्योंकि उनका एयरपोर्ट से यहाँ तक आना सुरक्षा के घेरे में ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन 2-3 जो संभावित इनके अंदर जो पहलू जो निकल के आ रहे हैं जिसको हम आप सही से एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरा खेल प्रायोजित तरीके से लग रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा रोल बैक में। किसानों ने भी तो जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मांगी थी, शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। टीचरों ने भी करी थी, अध्यापकों ने भी करी थी और स्टूडेंट सब ने करी थी। किसी को भी पार्लियामेंट के आसपास घेरे में 2-3 किलोमीटर दूर तक किसी को जाने की इजाजत मेरे ख्याल से 1-2 साल से नहीं है। अचानक ऐसे क्या हुआ कि कॉकरोच पार्टी आती है जो मीम से स्टार्ट होती है, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में शुरू होती है और जिसने क्या करता है पिछले 3 दिन में लगभग मिलियन से ऊपर वो अपना व्यूअर्स और अपने समर्थक को जुटा लेता है। लेकिन ये सारे डिजिटल हैं। एक तस्वीर तो हमें देखने को मिलेगी, क्या जितने इनके मिलियंस जो इनके समर्थक थे वो सारे यहाँ पे खड़े होंगे या कुछ ही हजार या लाख या फिर या सैकड़ों में होंगे। एक तो चीज ये है और दूसरा पहलू सबसे बड़ा ये है, ये जो वोट का जो डिवाइजेशन जो करना है, क्योंकि इस समय सरकार और कई मामलों में घिरी पड़ी है। अब उसमें आने वाले जो वक्त है 2029 का, अगर जब चुनाव होगा तो जो नाखुश जो इनसे सरकार से है, अगर वो वोट कांग्रेस की तरफ ना जाके या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ ना जाके अगर वो किसी तरफ अगर चला जाएगा तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेन पहलू है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था उनको दूल्हा बना के, हमने तो ऐसी तस्वीर अब तक नहीं देखी है, वरना अगर कोई प्रदर्शन वगैरह अगर करता है उसके ऊपर लठ बजते हैं। कल किसान बठिंडा में पंजाब में बिजली को लेके मांग कर रहे थे, शायद आपने तस्वीर देखी नहीं देखी, पूरी तरीके से उनके ऊपर लठ बजाए पुलिस ने। वो भी तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आप दूर मत जाइए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में 9% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। वो सारे के सारे जितने भी उपभोक्ता हैं जहाँ बिजली कट लग रहे हैं वो बिजली दफ्तरों में जा रहे हैं और पता चला वहां सीआरपीएफ को लगाई जा रहा है।
धारा 144 लगा दी गई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, एक व्यक्ति जब अमेरिका में बैठा हुआ है वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। नीट का जो मामला हुआ है उसको लेके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका सीधा सीधा इस्तीफा वो मांग रहा है। आप उनको इजाजत दे रहे हो। अमेरिका से भी सकुशल यहाँ पे पहुंच रहा है और वहां से आपकी पुलिस एक सुरक्षा घेरे में ले जाके वहां ले जा रही है, और वो जो कह रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप खुद ही बताओ, सरकार के खिलाफ बोलने वाला या सरकार के विरुद्ध जाने वाले के आज के साथ में क्या हुकूमत कर रही हैं। खान सर इतने फेमस हैं, जो यूट्यूबर, जो शिक्षक है, पढ़ाते हैं लोगों के ऊपर, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनका विरोध क्या है? उनका यही तो था, नीट को लेके सरकार की खामियों को उन्होंने उजागर करा है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोला है। तो इन सब चीजों को लेके अभी एक तस्वीर और देखने को मिलेगी घंटे भर के बाद में, जो मैंने पहले कहा, क्या जिस तरीके से इन्होंने समर्थन डिजिटल तरीके से इन्होंने जुटाए थे, क्या उन सबकी आमदगी आज यहाँ पे जंतर मंतर पर देखने को मिलेगी? और इसमें एक चीज़ और निकल कर जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में शुरुआती दौर में नज़र आई थी, अब उससे भी तुलना सीजेपी की होने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआती दौर में इसी तरह का कुछ विरोध प्रदर्शन दिखाए थे। अलग अलग जगहों पर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो आवाज़ थी वो बुलंद होती हुई नज़र आती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें बदलती हुई नज़र आई और अब दिल्ली की जनता ने ये आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया है। लेकिन सीजेपी की अगर हम बात करें तो पहले एक सोशल मीडिया पर एक जिस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, उसके बाद उनके एक अकाउंट को ब्लॉक किया गया, बैन लगा दिया गया, उसके बाद उन्होंने दूसरा अकाउंट यहाँ पर बनाया और उसके बाद उनका ये कहना है कि वो पूरी जो तैयारी है उसके साथ वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी उन्होंने परमिशन भी यहाँ पर मांगी है। पहले दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की इजाज़त मिल गई तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात यहाँ पर करते हुए वो नज़र भी आए। और सीजेपी का जो ये प्रदर्शन है उसने कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि आखिर युवाओं के समर्थन की आप बात कर रहे थे कि युवाओं का समर्थन भी उनके साथ है या किस तरीके से युवाओं का समर्थन आने वाले समय में उनके साथ होगा, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो जेनजीज हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब आपने जेनजी की बात करी, युवाओं की बात करी, यूथ की बात करी है, यहाँ पे 200% जो लोगों की आमदगी है उसमें यूथ ही दिखाई देंगे। अब इस पूरे मूवमेंट को लोग नेपाल से जोड़ रहे हैं कि नेपाल में जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया, अब आज वहां पे नेपाल में जो सत्ता है उसमें कोई भी 30-35 साल के ऊपर का व्यक्ति नहीं है जो मिनिस्टर है इस समय। क्या ऐसा संभव है? यहाँ पे मैं पहले दिन से इस बात को नकार रहा हूँ कि भारत की संस्कृति और भारत के लोकतंत्र में इस तरीके की कोई व्यवस्था है ही नहीं कि यहाँ पे युवाओं को या युवाओं के पोटेंशियल को या युवाओं की जो अंदर की जो कल्पना है, आकांक्षा है, उसको मौजूदा समय में व्यवस्था में बैठे हुए लोग उनको मौका देंगे। ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनी ही नहीं है। यहाँ तो अगर व्हील चेयर पे भी कोई नेता बैठा हुआ है तब भी वो पार्लियामेंट में आता है। शरद पवार का आपने देख लिया, राज्यसभा जब उनको दोबारा से जब पार्टी ने बनाया तो व्हील चेयर पे बैठ के वहां पे आए। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे मोड पे और ऐसी उम्र पे आने के बाद व्यक्ति को मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए? बिल्कुल। तो अगर ये मूवमेंट है, अच्छा है, इसमें आप नकार नहीं सकते हो। लेकिन भारत में होता क्या है, जब अभी आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र करा, आम आदमी पार्टी का मकसद उस समय क्या था? लोगों में यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा उस समय गुस्सा था और भारतीय जनता पार्टी से भी लोग खुश नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय पूरा का पूरा कैडर, आरएसएस से लेके सब कुछ गुप्त तरीके से रामलीला मैदान में था। ये बात आपको सही से अगर पता हो, जो अन्ना आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा जो भीड़ थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी विचारधारा के लोगों को, आरएस के गुप्त कैडर सब वहीं पे था। एक मकसद था किसी भी तरीके से केंद्र की सत्ता से यूपी की गवर्नमेंट को हटाना। वो मकसद पूरा हुआ, लेकिन जिन्होंने आंदोलन किया उनको भी
उनकी खामियाजा उनको जो उनकी मेहनत थी उनको उनका मेहनत का फल मिला। ये बात तो सिद्ध होगी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का शुरुआत में तालमेल बहुत अच्छा था। वो अलग बात है जब चुनाव होते हैं, चुनाव में सरकार बन जाती है, जीत जाती है, बाद में भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि नहीं ये तो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, ये तो हमें डेंट पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी तोड़ ढूंढने के लिए पूरी उनकी कैबिनेट को डेमोलाइज करने के लिए तिहाड़ भेजते हैं, कथित एक आरोप लगा के। सब कुछ ही राजनीति में, भारतीय राजनीति में होता रहता है। अब मेन जो पॉइंट है उस पे हमें गौर करना पड़ेगा। इस समय अगर आप सर्वे करवा दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उसमें चाहे महंगाई हो जाए, चाहे ऊर्जा संकट हो जाए, चाहे उसमें बेरोजगारी के हर तरीके से अगर आप देखो तो उसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा है। उस गुस्से को कम करने के लिए, और वो जो गुस्सेबाज जितने भी समर्थक हैं और जितने भी वोटर हैं, वो वोट किसी भी तरीके से सामने विरोधी पार्टी के पास ना चले जाए। बेशक वो अलग कोई काकरोच पार्टी बना ले, या चूहा मार पार्टी बना ले, या घोड़ा छाप कोई पार्टी बना ले, उनके पास चले जाए, कोई फर्क सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा, वो अलग बीच का डिवाइड होके अलग चला जाएगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेन मकसद यही है, और वो चीजें सब सामने आ गई। सोशल मीडिया अगर आप देखो, लोगों के चुनावी पंडित से अगर आप बात करो, तो ये लग रहा है कि सरकार की इस मूवमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से हाथ है। प्रायोजित तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, स्थान मुहैया करा जा रहा है, सारे खुफिया एजेंसी लगी हुई है, और उसमें ये जांच रहे हैं कि इस मूवमेंट में कौन किस वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंच रहा है और उसका मकसद क्या है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले इस प्रदर्शन को परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की सहमति मिलने के बाद अब ये प्रदर्शन इस वक्त जंतर मंतर पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शामली विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरड़ फतेहपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी मुहिम एक पेड़ मां के नाम के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों, वरिष्ठ नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सुरेश राणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और हरित भविष्य का निर्माण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के निर्माण का संकल्प लिया और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश भी दिया। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुढ़ाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य आरोपी शुभम मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोएब, अमजद और गुलबेज के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित कफ सिरप की 24 पेटियां बरामद की गई हैं, जिनमें कुल 2845 बोतलें दवाइयां शामिल हैं। बरामद माल की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा पुलिस ने 3 लाख रुपए नगद और एक कार भी बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली से प्रतिबंधित कफ सिरप लाकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस फरार आरोपी शुभम की तलाश में दबिश दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ अवैध सिरप जिसमें नशे का पदार्थ मिला रहता है, उस तरह की सूचना के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मेरठ का निवासी है, एक खतौली मुजफ्फरनगर का तथा एक गाजियाबाद कमिश्नरेट का निवासी है तथा एक वांछित भी गाजियाबाद का है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अमजद, गुलवेज और जोएब। इनके पास से 24 पेटी कॉटन
2845 शीशियां प्रतिबंधित वेनरेक्स कफ सिरप बरामद किया है। इसे कोडीन के रूप में भी जानते हैं। और इस पर ड्रग इंस्पेक्टर और जो बुढ़ाना एसएचओ हैं उनकी संयुक्त टीम द्वारा यह कार्य किया गया है तथा सीओ बुढ़ाना एसपीआरए के मार्गदर्शन में इसमें 24 पेटी कार्टन में 2845 शीशियों के अलावा 3 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त एक अल्टो कार बरामद की। वहीं नोएडा में पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में थाना फेज 1 पुलिस ने एनसीआर में सक्रिय एक शातिर चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। गिरोह गाड़ियों को बहाने से रुकवाकर उनमें रखा मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी करता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम बुद्ध नगर निवासी पवन और गोलू के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, चोरी किए गए 67 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी चलती गाड़ियों के सामने लेटकर या अन्य बहाने बनाकर वाहन रुकवाते थे। इसके बाद चालक का ध्यान भटकाकर गाड़ी में रखा कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। गिरोह लंबे समय से नोएडा समेत एनसीआर के विभिन्न इलाकों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। थाना फेज 1 पुलिस ने आरोपियों को सेक्टर 14A के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी के अन्य मामलों की भी जाँच कर रही है। नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। आज इसी क्रम में ACP 2 और SHO फेज 1 की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन, अन्य सहवर्ती उपकरण जिसकी मदद से वो मोबाइल का लॉक खोला करते थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये सभी एक नेटवर्क का संचालन कर रहे थे, जो कि आसपास मौका देख करके पार्किंग स्थल पे जो और रेड लाइट यहाँ पर होती थी, वहाँ पर जो बालकचारी था वो कार के सामने या 4 पहिया वाहन के सामने आकर के और चोट लगने का बहाना बनाकर जोर जोर से चिल्लाता था। इसके पश्चात अगर जो गाड़ी चालक है वो नीचे उतरकर मदद के लिए आता था। इसी समय उनके जो 2 साथी थे, वो पवन और दूसरा व्यक्ति, वो मौका देख करके और कार का शीशा खोल करके मोबाइल फोन या अन्य चीज़ों को चोरी कर लेते थे। साथ ही साथ ये लोग अगर कोई सुनसान, अगर कोई घर बंद है या पीजी है, वहाँ से भी चोरी कर लेते थे या मोबाइल फ़ोन को स्नैच भी कर लेते थे। आज इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के चर्चित ओमकार अपहरण हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लोनी पुलिस ने मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गनौली गांव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 30 मई को गनौली निवासी ओमकार को खड़खड़ी अंडरपास के पास गोली मारकर जबरन कार में डालकर अगवा कर लिया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया। गिरफ्तार आरोपी मोहित ने पूछताछ में बताया कि 20 मई को हुए एक विवाद और पंचायत में हुई कथित बेइज्जती का बदला लेने के लिए गौरव, सौरभ उर्फ भोला, गोपाल और मोहित ने मिलकर साजिश रची थी। आरोपियों ने ओमकार को घेर कर गोली मारी और घायल अवस्था में कार में डालकर ले गए। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने ओमकार की हत्या कर शव को मेरठ की गंग नहर में फेंकने की जानकारी दी है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें गंग नहर में शव की तलाश कर रही हैं। वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान वसीम, शादाब और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी बुजुर्ग लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से रुपए निकालते थे। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 25,000 रुपए नगद, 3 तमंचे, कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 109 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि घायल बदमाशों पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ खालापार थाना क्षेत्र के सुजड़ू रोड पर हुई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और वारदातों की जानकारी जुटा रही है। आज रात करीब 8 बजे चौकी इंचार्ज वहलना और चौकी इंचार्ज खालापार संयुक्त रूप से शामली रोड पर चेकिंग कर रहे थे संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की। उनको एक मोटरसाइकिल मुजफ्फरनगर शहर की तरफ से आती हुई दिखी, जिसमें 3 लोग सवार होते हैं और बाइक पे नंबर प्लेट नहीं होती। पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है।
वे लोग पुलिस को देख के गाड़ी अपनी यू टर्न लेके मोड़ लेते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है तो वो पुलिस पे फायर करते हैं और बाइक को चक रोड की तरफ मोड़ लेते हैं। और पुलिस उनका चक रोड की तरफ पीछा करती है तो इन लोगों द्वारा पुलिस पर फायर किया जाता है। जवाब में आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस फायर करती है और 3 लोग घायल होते हैं। तीनों लोग के पैरों में गोली लगी है और तीनों ही लोगों को अस्पताल उपचार हेतु ले जाया जा चुका है। इन लोगों के कब्जे से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। 100 से ज्यादा ATM कार्ड बरामद हुए हैं। एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 20,000 रुपए से ज्यादा कैश। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर चोर इमरान उर्फ केला गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार इमरान मेरठ का निवासी है और चोरी के कई मामलों में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 3 जिलों में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। ये मुठभेड़ शाहपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी बहादुरपुर मार्ग पर हुई। पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर अगवाल कट के पास 2 रोडवेज बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बसों को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जबकि घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। मामला थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 स्थित अगवाल कट के पास का बताया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? रजनीश पाल। कौन सी डिपो में आप ड्राइवर है? ड्राइवर है, कंडक्टर कन्नौज। क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? इधर गाड़ी कट से निकल रही थी, हमने उसको डिपर दिया, गाड़ी रोक ली उसने। जब बराबर में आया तो गाड़ी उसने बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद भी कट पे रोक दी गाड़ी। जब कट में रोक दी हमने गाड़ी बहुत बचाई, दाहिनी तरफ काटी, तब वो पीछे लग गई, नहीं तो डिवाइडर पे लग जाती। बात ये हुआ हमारी गाड़ी में 56 लोग थे। नहीं जी नहीं, कोई सब सेफ है। दूसरी वाले का पता नहीं। उधर मुजफ्फरनगर में टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार चालक के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोपों में 5 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार कार चालक ने पुलिस को सूचना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों में भी कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टोल कर्मी अंकुश, अर्जुन, प्रिंस, सनी और अमरीश को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना तितावी क्षेत्र के शामली हाईवे स्थित जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा का है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आज शाम लगभग 7:45 बजे के आसपास थाना तितावी क्षेत्र में जागाहेड़ी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के बीच और एक कार में सवार यात्रियों के बीच टोल के पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना तितावी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और CCTV फुटेज के आधार पर मारपीट करने की घटना में संलिप्त 5 टोल कर्मियों को तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अंकुश पुत्र मंगलूराम निवासी ग्राम नराना थाना संभाल का पानीपत, अर्जुन पुत्र देवीराम निवासी ग्राम औचंदी थाना बयाना पश्चिम दिल्ली, प्रिंस पुत्र नरेश निवासी गोयला थाना बापौली पानीपत हरियाणा, सनी मलिक पुत्र इंद्रपाल सिंह ग्राम जागाहेड़ी थाना तितावी, अमरीश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम पिन्ना थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया है और जांच की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला फुगाना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 3 जून को चमन कश्यप का पुत्र वरुण अपने दोस्त नफीस के साथ कथित रूप से शराब पीकर घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि दोनों की नशे की हालत को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और परिजनों ने नफीस को घेर कर उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के समय मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और जांच शुरू की। जांच में वीडियो खरड़ गांव स्थित चमन कश्यप के घर का पाया गया। पुलिस के अनुसार वीडियो में नफीस पुत्र नवाब के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मामले की जानकारी देते हुए फुगाना क्षेत्र के सीओ यतेंद्र नागर ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 170 के तहत चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि वरुण और नफीस आपस में मित्र हैं और दोनों साथ में घर लौटे थे, जिसके विरोध के चलते ये विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस की तरफ से आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सोशल मीडिया पर थाना फुगाना के ग्राम खरड़ का मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की गई। तो जांच के दौरान चमन कश्यप के घर का ये वीडियो है और इसमें चमन कश्यप के परिजनों के द्वारा नफीस पुत्र नवाब के साथ मारपीट की जा रही थी और क्योंकि चमन कश्यप का लड़का और नफीस ये आपस में मित्रता है और दोनों शराब पी करके घर आए थे। इसी का परिजनों के द्वारा विरोध किया गया और उसी में मारपीट हुई। थाना फुगाना पुलिस द्वारा वीडियो के आधार पर 3 लोगों का 170 बीएनएस में चालान कर दिया गया है और अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। वहीं नोएडा के बरोला क्षेत्र में एक महिला को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंच गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति और उसके पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार महिला अपने पुरुष मित्र के साथ एक परिसर में पहुंची थी। इस दौरान वहां उसका पति भी पहुंच गया। आमना सामना होने पर तीनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद और मारपीट में बदल गई। घटना के बाद पीड़िता ने थाना सेक्टर 49 में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस ने महिला के पति और उसके पुरुष मित्र को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा क्षेत्र स्थित रवापुर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रवीण तोगड़िया इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया और उपस्थित लोगों को उनके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। डॉक्टर तोगड़िया ने उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम सराहनीय है और उनका मानना है कि पूरे देश में मदरसा बोर्ड खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसी दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए और वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान से जुड़ना चाहिए। उनके अनुसार इस अभियान के तहत देश भर में युवाओं को व्यायाम, अखाड़ा प्रशिक्षण, जिम, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते ये भी कहा गया कि लोगों में लाठी, डंडा, पाइप या हॉकी जैसे कानूनी रूप से अनुमत साधनों का आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें रखा भी जा सकता है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग दोहराई और कहा कि गाय की रक्षा देश में होनी चाहिए। तोगड़िया ने बताया कि ये शिविर अब तक 12 राज्यों में आयोजित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में इसे देश भर में विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। कार्यक्रम के दौरान शिविर में मौजूद लोगों ने भी प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लिया और आत्मरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का शिविर चल रहा है। ऐसे शिविर भारत के हर एक राज्यों में अब तक 12 राज्यों के शिविर हो गए हैं। ये शिविर के बाद हमारा वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान पूरे देश में चलने वाला है। यह अभियान के अंतर्गत हम करोड़ों युवा हर रोज व्यायाम करें, अखाड़ा, जिम, स्पोर्ट्स, घर में सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, मानी हर रोज व्यायाम
दूसरा त्रिशूल धारण करे, तीसरा घर में लाठी पाइप या हॉकी ऐसा कानून सम्मत हथियार रखे, चौथा सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग ले, पांचवा विजयादशमी के दिन करोड़ों हिंदुओं के घर में शस्त्र पूजन, मंदिरों में शस्त्र पूजन, और छठा एक हिंदू का कोई नाम लेता है तो बिना बुलाए उनके सहयोग में सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू खड़े हो जाए, उनका नाम वीर हिंदू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।